जय हिंद। तो जुड़ चुके हैं आप ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। और प्यारे बंधुओं, आपको हम इसमें जो है ट्रिक्स यानी क्या कहा जाए कि ग्राफ विधि कहिए तो अच्छा रहे। हम आपको इसमें ग्राफ विधि से जो है एक डायग्राम विधि से आपको हम क्वेश्चन को समझाएंगे, जो बहुत ही लाजवाब तरह से आपको समझ में आएगा। आप हमारे वीडियो के इन तक बने रहिएगा। तो क्वेश्चन है आपका प्यारे बंधुओं कि गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालिए। चलिए प्यारे बंधु, हम आपको बता दें। तो सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं हम गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। तो आपको एक बात को समझ में याद रखिएगा कि गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है बंधुओं, इसे स्वर्ण काल के भी नाम से जाना जाता है। स्वर्ण ऐसे लिखिएगा तो फिर ज़्यादातर अच्छा रहेगा, ठीक है ना, आपको समझने में। बोलिएगा इसे स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपका कभी कभी आ सकता है कि किसे, आपका क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है बंधुओं, क्वेश्चन आपको ऐसे आ जाएगा कि किसे स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, या किस काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाने जाता है। तो आपको याद रखिएगा गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। गुप्त काल के स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, या स्वर्ण काल के नाम से किस काल को जाना जाता है, तो गुप्त काल को जाना जाता है। ये तो बात यहाँ तक क्लियर है। अब बंधु आपको याद रखिएगा क्यों इसको, आप देखिए किसी को स्वर्ण मतलब सोना की उपाधि मिला है। सोना की उपाधि हर व्यक्ति को नहीं मिलता, या हर चीज़ों को नहीं मिलता, ठीक है ना। ये एक बहुत बहुमूल्य चीज़ है। तो आपको इसके भी तो कुछ खासियत होगा। क्या खासियत था जो गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना गया? तो आपको याद रखिएगा कि इसी काल में आपको याद रखिएगा इसी काल में याद रखिएगा बंधुओं, इसी काल में विज्ञान का कला का हो गया प्रौद्योगिकी का, किसका? प्रौद्योगिकी का काफ़ी विकास हुआ है। हमने क्या कहा बंधु कि इसी काल में यानी कि गुप्त काल में ही विज्ञान, जिसको हम आज विज्ञान के बारे में जानते हैं, विज्ञान के विकास हुआ। इसी काल में जो है क्या कहा जाए, कला किसका? कला। अब कला जैसे कला का क्षेत्र में होता है नाच गान ढोलक तबला, इस सब को जो विकास है इसी काल में हुआ। उसका तो प्रौद्योगिकी का काफ़ी विकास इसी काल में हुआ। यही वजह है कि इसी काल में जो है सोने के सिक्के चलाया गया। किसका? इसी काल में सोने के सिक्के चलाया गया। याद रखिएगा सोने के सिक्के चलाया गया। आपको याद रखिएगा सिक्के चलाया गया, सोने के सिक्के चलाया गया। आपको याद रखिएगा इसी काल में सोने के सिक्के चलाया गया। आपको याद रखिएगा बंधुओं कि इसी के काल में गणित का, इसी के काल में जो है बंधु, इसी को भी ध्यान में रखिएगा आप सभी। इसी के काल में गणित का, किसका? तो आपको याद रखिएगा इसी के काल में गणित के, किसके? गणित के क्षेत्र में इसी काल में गणित की क्षेत्र में आर्यभट्ट ने, कौन? आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम की रचना किया। आर्य किसका बंधुओं? तो आपको याद रखिएगा आर्यभट्टयम टोदरगी का होगा बंधुओं, आर्यभट्टयम की क्या हुआ था बंधुओं? तो आर्यभट्टयम की रचना हुआ। आप एक एक चीज़ को, बातों को समझिए बंधुओं। यानी कि गुप्त काल में ही गणित की क्षेत्र की बात करें तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम की रचना किया। मतलब जैसे में यदि बात किया जाए
आर्यभट्टियम का यदि जैसे कि बात किया जाए बंधुओं, तो अंक गणित कॉमा बीज गणित अंक गणित हो गया, बीज गणित हो गया बंधुओं। फिर उसे हो गया तथा रेखीय गणित, रेखीय गणित। अब एक बात को यहाँ पर से और एक विशेष ध्यान दिए याद रखिएगा बंधुओं, क्या आपको याद रखिएगा कि इसी काल में पाई का मान 3.14 तथा पाई का मान 3.14 तथा शून्य का आविष्कार हुआ। किसका? शून्य का भी आविष्कार हुआ। शून्य काल का भी आविष्कार हुआ। आपको याद रखेगा इसी काल में शून्य का भी आविष्कार हुआ। इसी काल में जो है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इत्यादि की खोज जो हुआ इसी काल में हुआ। तो देखिए कितना बड़ी बात हुआ। अब हमारे बातों की यहाँ से समझिएगा तो फिर समझ पाइएगा बंधु आप सभी। चलिए यहाँ से बातों को समझिए। एक मिनट हम पेन को थोड़ी सी बदले तो हमें लग रहा है कि समझा देंगे। तो हम पढ़ा रहे बंधुओं गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान पर प्रकाश डालिए। तो बात कर रहे हैं किस गुप्त काल के, किसकी चर्चा कर रहे हैं बंधुओं? गुप्त काल के। अब गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। स्वर्ण को उपाधि ऐसे सभी को प्राप्त नहीं होता बंधुओं। क्यों प्राप्त हुआ स्वर्ण? इसे स्वर्ण काल क्यों कहा? कि देखिए इस काल में बहुत चीज़ का विकास हुआ, बहुत चीज़ का खोज किया गया, बहुत चीज़ का क्या कहा जाए कि खोज के साथ साथ उसके जांच पड़ताल के साथ साथ सही साबित किया गया। जैसे आपको कहा है कि इसी काल में विज्ञान का विकास हुआ था। किसका? विज्ञान की कोई वस्तु ऊपर से गिरता है तो नीचे क्यों गिरता है, ऊपर ही क्यों चले जाता है, घुमा देने के बाद घूमते क्यों रहता है, जिसको हम विज्ञान कहते हैं। इस सब क्षेत्र को विज्ञान कहते हैं। और इसका जो विकास हुआ तो गुप्त काल में हुआ। कला जैसे नाच गान ढबला तबला ये सब जो है ये सब का भी विकास इसी काल में हुआ। प्रौद्योगिकी यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी बड़ी बड़ी जो है यंत्र का आविष्कार जो है इसी काल में हुआ। काफ़ी विकास हुआ, इसलिए इसे सोने के सिक्के जो चलाया गया, सोने के सिक्के चलाया गया, तो ये सब इसी काल में हुआ था। कितना बड़ी बातें हुआ था। सोचिए कि इसके बिना आज यदि सबको विज्ञान को हटा दिया जाए, कला को हटा दिया जाए, प्रौद्योगिकी को हटा दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या आज हमारी आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। यह भी हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा खोज हुआ। और किस काल में हुआ? तो स्वर्ण काल में हुआ। स्वर्ण काल जिसे हम गुप्त काल भी कहते हैं, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहते हैं। सोने जैसे काल था तभी तो इतनी चीज़ों का आविष्कार हुआ। अब यदि गणित की बात करें, गणित के क्षेत्र की बात करें तो इसी काल में गणित के क्षेत्र में किसमें? गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने, किसने? आर्यभट्टियम ने आर्यभट्टियम की रचना किया। अब आर्यभट्टियम में क्या हुआ? इसी काल में जो है गुप्त काल में जो है आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम की रचना किया। तब जिसमें इसमें कैसे किसका रचना हुआ? तो आर्यभट्टियम में क्या आता है? अंक गणित आता है, बीज गणित आता है, रेखीय गणित आता है। यहाँ पे गणित छूट गया बंधुओं, गणित आता है, ठीक है, रेखीय गणित आता है, ठीक है ना। और इसी काल में जो है पाई का मान 3.14 बताया गया और इसी काल में शून्य का आविष्कार हुआ। सोचिए कि आज यदि शून्य को हटा दिया जाए कि शून्य के बिना हमारा गणितज्ञ चल पाएगा और बिना गणित के बिना हमारा ये संसार सृष्टि चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। और इसका खोज कब हुआ था बंधुओं? बोलिए। तो गुप्त काल में हुआ था। पाई का मान 3.14 कब बताया गया? तो गुप्त काल में बताया गया था। अंक गणित, बीज गणित, रेखीय गणित का आविष्कार कब हुआ था? ये सब का भी जो खोज हुआ था सब जो है आर्यभट्टियम ने आर्यभट्ट में रचना किया था। किस काल में? तो गुप्त काल में। तो अब आपको प्यारे बंधुओं आपको लिखना कैसे है? तो बोलिएगा आपको कि गुप्तकालीन एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान देकर का आप हाइपन दीजिएगा, प्रौद्योगिकी देकर के बोलिएगा गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी, गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस काल में कई ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ों की क्या हुई है? आविष्कार हुई है। जैसे बोलेगा कि इसी काल में जो है
कला के क्षेत्र का विज्ञान, कला क्षेत्र का विकास, विज्ञान क्षेत्र का विकास, प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास इत्यादि क्षेत्रों का काफ़ी विकास हुआ। इसी काल में जो है बंधु आपको ऐसे लिखना है, इसी काल में यदि गणित की बात करें तो गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम की रचना किया और इसके अंतर्गत बीज गणित, अंक गणित, रेखा गणित और साथ ही साथ पाई का मान 3.14 और साथ ही साथ क्या लिखेगा, शून्य का आविष्कार हुआ, जिसके बिना सृष्टि अधूरा है। इसलिए यह काल को, इसलिए उपर्युक्त के बिना सृष्टि, उपर्युक्त जितना बात बोले इसको लिखो, उपर्युक्त के बिना सृष्टि अधूरा है, जिसके लिए उपर्युक्त काल को अर्थात गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है। बंधु आप इसको डायग्राम यदि करके उतारना चाहते हैं तो आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं। दिया है जान भी देंगे हे वतन तेरे लिए। आप ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ प्यारे बंधु हम आपको पढ़ाने वाले हैं बंधु इसमें महाजनपद। बंधु हम आपको पढ़ाने वाले हैं आपको ट्रिक्स विधि से। किस विधि से? ट्रिक्स विधि से और ग्राफ विधि से। ग्राफ का ये ग्राफ किससे? तो ग्राफ विधि से बंधु। क्या हम लिख दिए? तो ग्राफ। और आपको जो है बहुत ही गजब डायग्राम तरह से पढ़ाएंगे। आप हमारे वीडियो के इन तक बने रहिए, मेरी फुल गारंटी है कि आप समझ पाइएगा। तो प्यारे बंधु आप हमारे वीडियो के एक बार इन तक बने रहिएगा। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है हम पढ़ा रहे बंधु महाजनपद। क्या पढ़ा रहे बंधु? महाजनपद। आप देखिए महाजनपद की शुरुआत होता है बंधु उत्तर वैदिक युग से। किससे? तो उत्तर वैदिक युग से। उत्तर वैदिक युग कहिए या काल से कहिए, काल कहिए या युग कहिए, युग से। ठीक है, युग या काल कहिए। तो महाजनपद का जो शुरुआत होता है बंधु उत्तर वैदिक काल से या उत्तर वैदिक युग से। अब आपको याद रखिएगा इसको दूसरा नाम जो बंधु, इसको जो है इसी युग को यानी उत्तर वैदिक युग को ब्राह्मण, किसे? ब्राह्मण युग के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मण युग के नाम से भी जाना जाता है। हमने क्या बोला कि महाजनपद का जो शुरुआत हुआ था बंधु उत्तर वैदिक युग कहिए या काल से शुरुआत हुआ था, और इसी युग को हम ब्राह्मण युग भी कहते हैं। इसी युग को ब्राह्मण युग भी कहते हैं। अब आपको याद रखिएगा कि इसी युग में, आपको याद रखिएगा बंधुओं, इसी युग में जो है छोटी छोटी जनपद का निर्माण हुआ। छोटी जनपद का निर्माण हुआ। किसका? जनपद का निर्माण हुआ। हमने क्या बोला कि उत्तर वैदिक युग में ही या ब्राह्मण युग में ही छोटी छोटी जनपद का निर्माण हुआ। आप देखिए बंधु जनपद क्या होता है। मान लिया जाए कि हम लोग क्या कि 10-15 लोग मिलकर एक जगह घर बना लिए, गांव की तरफ बस गए। ठीक है, कहीं पर 8 लोग मिलकर बस गया, कहीं पर 60 गो लोग मिलकर बस गया, हट के सब कोई, कहीं पर 10 गो लोग मिलकर बस गया। मान लिया जाए कि यहाँ पर इसमें कई गो, मान लिया इसमें 60 गो घर है, इसमें जो है मान लिया जाए 45 गो घर है, इसमें यदि मान लिया जाए कि इसमें भी 50 घर है, इसमें मान लिया जाए कि इसमें 100 घर है, इसमें 150 घर है, इसमें मान लिया जाए कि 75 घर है। तो इस तरह से यह जो था जनपद था। क्या था? जनपद। क्या था? जनपद। लेकिन क्या हुआ बंधु, ये जो छोटी छोटी जो मतलब 10 गो 50 गो 20 गो लोग मिलकर एक गांव बसा लेता तो उसको हम जनपद कहते थे। और इस तरह से जो जनपद के रूप में बसने का आविष्कार, बसने का जो शुरुआत हुआ कब से हुआ, तो आपको याद रखिएगा वैदिक उत्तर वैदिक युग से या ब्राह्मण वैदिक युग से ही लोग इस तरह से छोटी छोटी जनपद में लोग बसने लगा। उससे पहले जो लोग कबीले में गुफाओं में बसते थे। ठीक है ना।
और जब जैसे ही उत्तर वैदिक युग आया तो उस युग में जो है लोग का थोड़ा विकास किया और लोग जो है एक टोले टोले छोटे छोटे समूह में बसने लगे, जिसको हम लोग जनपद कहे, जिसे हम लोग क्या कहे, बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध भाषा में उसको हम जनपद कहे। कौन भाषा में? बौद्ध भाषा में हम लोग उसको जनपद कहे। लेकिन क्या हुआ कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आती, ये बात को याद रखिएगा। मुख्य बात यह है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व आते आते महाजन पद का निर्माण हुआ। महाजन पद का निर्माण हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते किसका निर्माण हुआ? तो महाजन पद का निर्माण हुआ। आप देखिए कैसे महाजन पद का निर्माण हुआ, तो ऐसे परिभाषा आप लिखे तो और बेहतर रहेगा बंधुओं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते ऐसे लिखिएगा बंधुओं, ऐसे लिखेगा, इसी युग में 6ठी, ऐसे लिखे, हिंदी में कर देते बंधुओं, 6ठी सदी ईसा पूर्व आते आते कई छोटी छोटी जनपद मिलकर महाजन पद का निर्माण किया। महाजन पद का निर्माण किया। अब समझिए कैसे निर्माण किया। ये जो था कई छोटे छोटे जनपद था। अब इसमें क्या हुआ बंधु, आप मेरी बातों को समझिए कि जैसे हुआ कि 3 गो मिल करके या क्या हुआ, 4 गो मिल करके या 5 गो मिल करके या 6 गो मिलकर के, इस तरह से कहीं में कोनों में 4 गो, किसी में 5 गो, किसी में 6 गो, किसी में 10 गो जनपद मिल करके एक महाजन, मान लीजिए 4 गो महाजनपद मिला। अब मिल करके फिर क्या हुआ, यह जनपद से किस में बदल गया, यह महाजन पद में बदल गया। महाजन पद में बदल गया। किस में बदल गया बंधुओं? तो महाजन पद में बदल गया। अब तो समझ में आ गया होगा कि महाजन पद क्या है। कई समूह छोटे छोटे घर मिलकर एक जनपद का निर्माण किया। किसका? जनपद का। आज जैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आने लगा तो 6ठी शताब्दी पूर्व आते आते कई जनपद मिलकर एक महाजन पद का निर्माण किया। किसका निर्माण किया बंधुओं? तो एक महाजन पद का निर्माण किया। एक महाजन पद का निर्माण किया। अब बंधुओं आप इसी में आपको अगला बात को आपको समझना है। चलिए अगले पन्ने में बताते हैं। तो आपको याद रखिएगा बौद्ध धर्म के, किसका? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ अंगुतर निकाय। कौन? अंगुतर बौद्ध धर्म के अंगुतर ग्रंथ में, बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंगुतर ग्रंथ में 16 महाजन पद का चर्चा है। कितनी? 16 महाजन पद की चर्चा है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे भी आ सकता है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजन पद की चर्चा है। तो बौद्ध धर्म के अंगुतर ग्रंथ में बौद्ध धर्म की 16 महाजन पद की चर्चा है। किसे? तो अंगुतर निकाय में 16 महाजन पद की चर्चा है। क्वेश्चन आएगा कि 16 महाजन पद की चर्चा अंगुतर ग्रंथ में की गई है, यह किस धर्म का ग्रंथ है? तो आपको याद रखिएगा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। लेकिन वही बौद्ध धर्म का ना पूछ के कहा देगा जैन धर्म का किस ग्रंथ में? जैन धर्म का क्या लिखा देता बंधुओं? जैन धर्म के किस ग्रंथ में? तो आपको याद रखिएगा भगवती सूत्र। क्या याद रखिएगा? भगवती सूत्र।
यह एक ग्रंथ है बंधुओं, आपका देखिए एक ग्रंथ है। भगवती सूत्र क्या है? ग्रंथ है। तो जैन धर्म के भगवती सूत्र ग्रंथ में भी 16 महाजनपद का चर्चा है। यही 16 महाजनपद का, यही 16 महाजनपद का, यही 16 महाजनपद की चर्चा है। ठीक है बंधुओं, क्या है? चर्चा। मेरी बात को सुनिए, जो अंगुत्तर ग्रंथ में जो जिन 16 महाजनपद की चर्चा हुआ है ना, यही 16 महाजनपद की चर्चा हुआ है। लेकिन जैन धर्म को कौन ग्रंथ में? भगवती सूत्र में हुआ है। अब बंधुओं आपको इस चीज़ को याद रखिएगा, अब आपको याद रखिएगा बंधुओं, इसमें सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली, सबसे याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली मगध था। कौन था बंधुओं? तो मगध था। कौन था? मगध। याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली कौन था बंधुओं? तो सबसे शक्तिशाली जो था मगध था, जिसकी राजधानी की बात करें, राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र था। कौन था बंधुओं? पाटलिपुत्र था। कौन था बंधुओं? पाटलिपुत्र था, जो बिहार में पड़ता था, जो बिहार में है। कहाँ बंधुओं? बिहार में है। अब आपको याद रखिएगा कि बिहार में कहाँ पर बंधुओं? तो बिहार में 3 महाजनपद, 3 महाजनपद है। बिहार में कितने महाजनपद है बंधुओं? तो बिहार में 3 महाजनपद है। पहला आपको याद रखिएगा, 1 नंबर आपको याद रखिएगा मगध है। दूसरा नंबर आपको याद रखिएगा बंधुओं वज्जी है। कौन है? वज्जी है। और तीसरा नंबर आपको याद रखिएगा बंधुओं अंग है। कौन है? तो अंग आपको याद रखिएगा। कौन है बंधुओं? अंग, जिसे वर्तमान में भागलपुर जिला है। भागलपुर जिला है। अब इसका यदि राजधानी की बात करें बंधुओं, आपको याद रखिएगा, यदि अंग का राजधानी की बात करें, राजधानी की बात करें, अंग की राजधानी की बात करें तो चंपा है। क्या बंधुओं? चंपा है। जबकि वज्जी की राजधानी की बात करें तो इसका जो राजधानी है बंधुओं, राजधानी है वह वैशाली है। कौन है बंधुओं? वैशाली है। अब जैसे मैं यदि और कुछ का यदि उदाहरण देना है कि जैसे 16 महाजनपद का, जैसे 16 महाजनपद जैसे में लिखिएगा, जैसे मगध पहले आपको याद रखिएगा जो बिहार में है, उसके बाद अंग आपको याद रखिएगा जो बिहार में है, उसके बाद वज्जी आपको याद रखिएगा जो बिहार में है, उसके बाद कुरु आपको याद रखिएगा, उसके बाद आपको याद रखिएगा बंधुओं पंजाल। कौन था बंधुओं? पंजाल आपको याद रखिएगा, पंचाल था। कौन था बंधुओं? तो पंचाल आपको याद रखिएगा। आदि कर दीजिएगा, आदि। और उसके बाद अब बंधुआ परिभाषा लिखने के लिए बताते हैं। तो परिभाषा में आपको क्या लिखना है, मेरी बात को समझिए। महाजन पद देकर पहले हाइपन दीजिएगा, बोलिएगा उत्तर वैदिक युग को ब्राह्मण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस युग का व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण समझते थे। उत्तर वैदिक युग के व्यक्ति अपने आप को क्या समझता था? तो ब्राह्मण समझते थे। क्या समझते थे? ब्राह्मण समझते थे। इसी युग में जो है लोग कबीले से छोटी छोटी क्या कहा जाए झोपड़ियों से निकलकर एक 10, 15, 20, 25 कुछ संख्या में, आप 10, 15, 20, 25 लिखिएगा, कुछ संख्याओं में लोग एक जगह निवास कर, एक जगह जैसे 10 गो लोग घर बना लिया, कहीं 15 लोग बना लिया, कहीं 25 गो लोग, तो उतना दर्शाना नहीं, कुछ लोग एक समूह में घर बनाकर जो निवास करने लगा उसको हम जनपद कहे। क्या कहे हम? जनपद। क्या कहे हम?
जनपद, जैसे हम मान लीजिए ई गाँव एगो बसा, ई गाँव में 45 गो लोग हैं, तो इसको भी हम जनपद कहेंगे। ई गाँव बसा, ई गाँव में भी 50 गो लोग, इसको भी जनपद कहेंगे। 150 लोग का जनपद कहेंगे, 75 लोग का जनपद कहेंगे। लेकिन जब छठा शताब्दी ईसा पूर्व आने लगा, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते कई जनपद मिल कर एक बहुत बड़ा गाँव की आवश्यकता आविष्कार करने लगा। एक बहुत बड़ा संख्या में लोग निवास करने लगा। तो जो बड़ा संख्या में जो कई जनपद मिलकर करने लगा, तो जनपद से क्या बन गया, वह महाजनपद बन गया। क्या बन गया, महाजनपद। और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, किसमें, यही बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में जो है इस तरह से 16 महाजनपद बताया गया। और भगवती के जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद के बारे में बताया गया। कहा गया कि 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपद थे, तो अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपद थे, तो भगवती सूत्र। और उसके बाद याद रखिएगा बंधुओं, इसमें सबसे शक्तिशाली जो था वह था बंधुओं कौन, तो मगध था, जिसकी राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र। और उसके बाद था बंधुओं, ठीक है, उसके बाद बिहार में जो तीन महाजनपद थे, बिहार में कितने, 3, मगध जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, उसके बाद वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली, उसके बाद अंग जिसकी राजधानी चंपा, उसके बाद काशी कौशल आपको याद रखेगा, मगध, अंग, वज्जी, करु, पंजाल, आपको याद रखेगा काशी, क्या याद रखेगा, काशी के कौशल। तो काशी और कौशल आपको याद रखिएगा, बोलेगा आदि प्रमुख महाजनपद थे। क्या बंधु आप इसको लिख पाइएगा, यस या नो। चर्चा को अब हम यहाँ पर जो इसको आप डायग्राम जल्दी स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, चलिए। और उसके बाद ये वाला पन्ना के भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको थिंकिंग कीजिए, सोचिए कि सर ने इसके बारे में क्या कहा। पढ़ने के ऑनलाइन अब तरीका बताते हैं, 3 बार एक वीडियो को देखिए, एक बार पहले देख लीजिए, फिर दोबारा स्टार्ट कीजिए। जब हमको बोलने से पहले आपको आगे के बोलना है, फिर देखना है कि जो आपने कहा मैंने उस बात को फिर रिपीट किया। यदि ऐसा किया तो आप सही रास्ता जा रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरी बार जब कीजिए तो फटाफट बोलिए, जिसको बोलता है फटाफट, ठीक है ना। और उसके बाद तो फिर आपको तैयारी इतना बेहतर हो जाएगा कि हम गारंटी बोलते हैं कि आप कभी चाह के भी नहीं भूल पाइएगा। सोचिएगा कि हम भूल जाएं, लेकिन नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि है पावर ऑफ रिकोर्स कोचिंग एट यूट्यूब चैनल ऑफ ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है प्यारे बंधु। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जैन बंधुओं, तो जुड़ चुके हैं आप ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ। प्यारे बंधुओं, हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि सातवाहन कौन थे, सातवाहन कौन थे। तो बंधु आप हमारी जो है जब हम डायग्राम बना रहे तो पहले फिलहाल डायग्राम तक बने रहिए, उसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, सब्जेक्टिव कैसे लिखना है, हम सारा चीज़ को आपको बताएंगे। तो प्यारे बंधु आपको फिलहाल अभी हमारे डायग्राम के साथ हमारे साथ बने रहना है। तो हम पढ़ा रहे हैं सातवाहन, तो आपको याद रखिएगा सातवाहन को आपको याद रखिएगा बंधु, सातवाहन हम पढ़ा रहे आपको सातवाहन। तो सातवाहन को आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। पहली पॉइंट आपको याद रखिएगा। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी हो सकता है कि भूलवश पूछ दे कि सातवाहन को क्या और दूसरे नाम को क्या किस नाम से जाना जाता है। तो सातवाहन को और दूसरा आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको याद रखिए बंधुओं कि आंध्र प्रदेश के कहाँ के बंधुओं, तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश जिसको कहते हैं ना, तो आपको याद रखिए बंधुओं आंध्र प्रदेश के दो क्षेत्र थे। कौन, तो एक था बंधुओं कृष्णा, एक कौन था बंधुओं, तो आपको याद रखिएगा कृष्णा क्षेत्र, एक था कृष्णा क्षेत्र और एक था गोदावरी क्षेत्र। पहला कौन था बंधुओं, तो पहला था कृष्णा क्षेत्र और दूसरा था गोदावरी क्षेत्र। अब आप बंधुओं आपको याद रखिएगा कृष्णा क्षेत्र और गोदावरी क्षेत्र को, कृष्णा क्षेत्र गोदावरी क्षेत्र वर्तमान में
उत्तर प्रदेश के दक्कन और मध्य भारत में आता है। ये दोनों क्षेत्र जो है, दोनों का क्षेत्र जो है वर्तमान में दक्कन, आपको याद रखिएगा, भारत में दक्कन और क्या कहा जाए कि मध्य भारत में आता है। कहाँ पर? तो आपको याद रखिएगा मध्य भारत में आता है, भारत में आता है। ये बात को समझ में याद रखिएगा बंधु, ये बातों का आपको याद रखिएगा, आता है। क्लियर? हमने क्या बताया, मेरे बातों को फिर से समझिए, डायग्राम क्या कर रहा है। हम पढ़ा रहे कि सातवाहन कौन थे, सातवाहन कौन थे। तो कह रहा है कि सातवाहन जो है, संत सातवाहन को आंध्र सातवाहन भी कहते थे, क्योंकि आंध्र प्रदेश में पड़ता था। ये सातवाहन का पड़ता था बंधु, था आंध्र प्रदेश में, इसलिए इसको आंध्र सातवाहन भी कहा, तो आपको याद रखिएगा कौन प्रदेश में पड़ता था? आंध्र सातवाहन, यानी आंध्र प्रदेश से पड़ता था। अब आंध्र प्रदेश के 2 क्षेत्र थे, एक था कृष्णा क्षेत्र, दूसरा था गोदावरी क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्र में जो है, दोनों क्षेत्र को मिलाकर एक क्षेत्र हुआ जो वर्तमान में दक्कन और मध्य भारत में आता है। वर्तमान में जो है दक्कन और मध्य भारत में आता है। अब बंधु आपको याद रखिएगा कि इस प्रकार की जो स्थापना हुआ था, इसका जो स्थापना हुआ था बंधु, आपको याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुआ था कि प्रथम ईसा पूर्व के कब हुआ था? तो बंधु आपको याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुआ था ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में की गई थी, याद रखिएगा। तो इसकी जो स्थापना हुआ था बंधुओं, किसका? सातवाहन की जो स्थापना हुआ था ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी बंधुओं? तो आपको याद रखिएगा, इसका स्थापना जो की गई थी ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में की गई थी। ईसा पूर्व के कब की गई थी? प्रथम शताब्दी में। अभी वर्तमान में कहाँ आता है? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के दक्कन और मध्य भारत में आता है। आंध्र प्रदेश के दक्कन और मध्य भारत में आता है। अब अच्छा, आंध्र प्रदेश को कौन कौन सा क्षेत्र था? तो कृष्णा और गोदावरी। अब सातवाहन को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो सातवाहन को आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। अब अगले बात आपको याद रखिएगा, यह एक मात्रात्मक, यह क्या था बंधुओं? यह जो था एक मातृसत्तात्मक था। कौन था बंधुओं? तो आपको याद रखिए, यह जो था एक मातृसत्तात्मक था। अब मातृसत्तात्मक का मतलब समझते हैं बंधुओं क्या होता है? मातृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है बंधुओं? यहाँ पर जो है नाम के आगे माता का नाम लगाया जाता था। बोल रहा है कि यह युग जो था, यह युग जो था, आपको देखा, यह युग जो था आपको देखिएगा सत्तात्मक, ठीक है ना, सत्तात्मक मक क्या था बंधु? तो आपको याद रखिएगा उत्तरी सत्तात्मक था, ठीक है ना, उत्तरी सत्तात्मक यहाँ पर बंधु ऐसे हो जाएगा बंधु, 1 मिनट, सत्ता तत्व समझने को मौका। तो आपको याद रखिएगा क्या हो जाएगा, यह एक मातृसत्तात्मक था। अब मातृसत्तात्मक का मतलब समझिए क्या होता है बंधु? तो मातृसत्तात्मक का मतलब होता है कि नाम के आगे इसका अर्थ होता है अर्थार्थ में आप कह सकते हैं कि अपने नाम के आगे माता के नाम लगाया जाता था, माता का नाम लगाया जाता था, याद रखिएगा। मातृसत्तात्मक का आगे है कि जैसे मेरा मम्मी का मान लिया जाए नाम गीता है, तो हम क्या बोलेंगे? गीता रोहित। मान लिया जाए मेरा मम्मी का नाम सीता है, तो सीता रोहित।
जिसको यानी कि नाम के आगे अपने माता के नाम लगाना मातृसत्तात्मक कहलाता था, लेकिन वहाँ पर वास्तविक में जो था पितृसत्तात्मक था। जैसा हम लोग का भी क्या है कि पितृसत्तात्मक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अपने नाम के आगे या नाम के पीछे अपने पिता का टाइटल देते हैं। किसका टाइटल देते हैं? पिता के। हर जगह पर किसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है अहमियत? तो पिता का। और उस वक्त क्या था कि नाम के आगे अपनी माता के नाम लगाता था, लेकिन मातृसत्तात्मक था, यानी नाम था, नाम के आगे अपनी मातृसत्तात्मक को प्रयोग करता था, लेकिन समाज में प्रचलित क्या था? पितृसत्तात्मक, यानी पिता के ही सत्ता चलता था। तो आपको यहाँ पर चर्चा क्या करना है कि इस समाज में मातृसत्तात्मक था, अर्थात सभी अपने नाम के आगे माता के नाम लगाते थे। अब इसमें सबसे शक्तिशाली जो था, इसमें जो है सबसे शक्तिशाली, आपको याद रखिएगा, इसमें सबसे शक्तिशाली जो था, सबसे, क्यों नहीं बदला जी, इसमें जो है सबसे शक्तिशाली, इसमें जो बंधु सबसे शक्तिशाली जो था बंधु, इसमें सबसे शक्तिशाली जो था कौन था? तो बंधु आपको याद रखिए, इसमें सबसे शक्तिशाली था कौन सा सातवाहन का राजा? तो आपको लगेगा सिमुका। किसका? तो सिमुका। पहला तो बंधु सिमुका सातवाहन। और दूसरी नंबर पर था बंधु, दूसरी नंबर पर था कौन? तो गौतमी पुत्र। क्या था बंधु? तो गौतमी पुत्र। क्या होता है बंधु? तो गौतमी पुत्र था। कौन था बंधु? गौतमी पुत्र जो था सातकर्णी, यानी मालिया सातकर्णी। क्या था? मालिया। क्या नाम था बंधु? मालिया सातकर्णी। सतकर्णी आपको याद रखिएगा, सतकर्णी आपको याद रखिएगा बंधु। क्या याद रखिएगा बंधु? तो सतकर्णी आपको याद रखिएगा। हमने फिर बोल देते बंधु, सतकर्णी। तो हमने क्या बोला कि सबसे शक्तिशाली जो था सिमुका सातवाहन था। सबसे शक्तिशाली कौन था? सिमुका सातवाहन था। और दूसरा में था बंधुओं गौतमी पुत्र मालिका सतकर्णी। गौतमी पुत्र मालिका सतकर्णी। अब एक एक बातों को समझिएगा तो इसका परिभाषा आप लिख पाइएगा। आप हमारे वीडियो की साथ बने रहिएगा। हम पढ़ा रहे बंधुओं सातवाहन। क्या पढ़ा रहे हैं? सातवाहन। अब सातवाहन को आंध्र सातवाहन भी कहा जाता था। पहला पॉइंट आपको याद रहा कि सातवाहन को आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। आपको याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के कृष्णा क्षेत्र को और गोदावरी क्षेत्र को, उत्तर प्रदेश के कृष्णा क्षेत्र और गोदावरी क्षेत्र में आपको याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में, कहाँ पर? कृष्णा क्षेत्र में और गोदावरी क्षेत्र में, ठीक है ना। वर्तमान में दक्कन और मध्य भारत आते हैं। वर्तमान में क्या आते हैं कि वर्तमान में जो दक्कन और मध्य भारत आते हैं। कौन आते हैं? वर्तमान में दक्कन और मध्य भारत आते हैं, ठीक है, मध्य भारत आते हैं। अब यह जो है सातवाहन वंश का जो शुरुआत हुआ था, इसकी जो स्थापना पहले हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में। इसकी जो स्थापना हुआ था ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में हुआ था। अब सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली था, सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली था बंधुओं कौन? तो आपको याद रखिएगा वर्तमान सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली था सिमुका सातवाहन। कौन था बंधु? सिमुका सातवाहन। और दूसरा था गौतमी पुत्र मालिया सतकर्णी। मालिया सतकर्णी आपको याद रखिएगा सबसे सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक। तो आपको याद रखिएगा सिमुका सातवाहन। और दूसरा में पूछेगा तो आपको बोलिएगा गौतमी पुत्र मालिया सतकर्णी। यह कौन सत्रात्मक था? यह मातृ सत्रात्मक यानी माता सत्रात्मक था। तो आपको परिभाषा कैसे लिखेगा बंधुओं बोलिएगा? सातवाहन देखायपन दीजिएगा। बोलेगा सातवाहन को आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के कृष्णा क्षेत्र और गोदावरी क्षेत्र को, गोदावरी क्षेत्र में ही वर्तमान में, गोदावरी क्षेत्र में ही वर्तमान में आपको याद रखिएगा, वर्तमान में आपको याद रखिएगा बंधु दक्कन और मध्य भारत आते हैं।
सातवाहन वंश में 7 शासक थे, 7 शासक थे और यह वंश जो है मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक का कहने का तात्पर्य है कि माता के नाम प्रधान होता था, इसलिए सभी अपने नाम के आगे अपने माता के नाम जोड़ते थे। इसमें सबसे शक्तिशाली जो था बंधुओं, सबसे शक्तिशाली शिमुका सातवाहन थे। और दूसरी नंबर पर बोलिएगा गौतमी, क्या बोलिएगा, तो आपको याद रखिएगा दूसरी नंबर में बोलेगा गौतमी पुत्र माल्या सतकर्णी थे। क्या बंधुओं आप लिख पाइएगा जल्दी से बोलिएगा। गौतमी पुत्र का आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि गौतमी पुत्र सातवाहन के क्या नाम था, तो सतकर्णी। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे शक्तिशाली सातवाहन वंश कौन था, तो शिमुका। क्वेश्चन पूछेगा बंधुओं कि सातवाहन वंश जो है किस क्षेत्र में आता है, तो आपको याद रखिएगा आंध्र प्रदेश क्षेत्र में आता है। किसमें, इसलिए इसको आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा बंधुओं कि यह इसकी स्थापना कब हुआ था, तो ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन आएगा यह कौन सत्रात्मक युग था, यह मातृ सत्रात्मक युग था। और परिभाषा तो हम बता दिए। कैसा लगा प्यारे बंधुओं, यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। लाइक को क्या कीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। और जो भी करना है आपका मोबाइल को क्या कीजिएगा, आपकी मर्जी है। ये सब चीज़ तो आपकी है, पढ़ना आपका काम है। आज पढ़िएगा तो कल सिर उठा कर चलिएगा, आज नहीं पढ़िएगा तो कल सिर झुका कर चलिएगा। मिलते हैं प्यारे बंधुओं अगली क्लास में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।